बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। स्टूडेंट, हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन। उसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी ऑस्मो रेगुलेशन इन नेफ्रॉन्स की टाइप्स, और फिर हमने थर्मो रेगुलेशन आज हमने स्टार्ट करना है। थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही कर ली थी। थर्मो रेगुलेशन मीन्स की एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर इंटरनल एज कम्पेयर टू द आउटर, यानी कि बॉडी के इनसाइड के जो टेम्परेचर अगर वो हाई है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो बॉडी ने अपने टेम्परेचर को लो करना है आउटसाइड के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। इस वजह से बॉडी को थर्मो रेगुलेट करने पड़ते हैं अपने आप को। प्लांट्स भी थर्मो रेगुलेशन करते हैं और ह्यूमन एनिमल्स भी करते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो थर्मो रेगुलेशन इन्हें प्लांट्स करना है, यानी कि प्लांट्स किस तरह अपने बॉडी को थर्मो रेगुलेट करते हैं, हाई टेम्परेचर में किस तरह रेगुलेट करते हैं और लो टेम्परेचर में किस तरह रेगुलेट करते हैं। थर्मो रेगुलेशन, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कीप द बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी कि उस हद तक अपने बॉडी का टेम्परेचर रखना जितना काबिल बर्दाश्त हो। जिस तरह ह्यूमन के हम करते हैं 37 पॉइंट समथिंग बॉडी टेम्परेचर, तो ह्यूमन ने अपनी बॉडी को टेम्परेचर, हम सर्दियों में अपने ऊपर कंबल वगैरह या रज़ाई या जैकेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में हम हल्के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, और हम एज छाँव में ये धूप से अपने आप को बचाते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना वो थोड़े डिफरेंट तरीके है। वो किस तरह होते हैं कि उन्होंने कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को क्रिस्टल की फॉर्म से बचाने के लिए कुछ कूलिंग करते हैं, कुछ स्टोमेटा की से करते हैं, कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह हम वन बाय वन एक एक डिस्कस करते हैं। हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर प्लांट्स के बॉडी का हाई टेम्परेचर हो, आउटसाइड हाई टेम्परेचर हाई हो, तो उसने अपने बॉडी को किस तरह थर्मो रेगुलेट करना है। तो हाई टेम्परेचर में हमने जानते हैं कि जिस तरह जो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो इंजाइम इफेक्टेड होंगे, यानी कि हमने पढ़ चुके हैं कि इंजाइम जो होता है ये एक टॉलरेबल रेंज में वर्क करते हैं। एक स्पेसिफिक इनको इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है जिसमें अंदर इंजाइम वर्क करते हैं। अगर इंजाइम के अंदर हम उसको टेम्परेचर हाई देंगे तो इंजाइम डीनेचुर होगा, इंजाइम अपना काम नहीं करेंगे। और सेकंड जो होगा इफेक्ट होगा डैमेजिंग मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि जितने भी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, सारे इंजाइम की प्रेजेंस में हो रहे हैं, इंजाइम की वजह से हो रहे हैं। अगर इंजाइम डीनेचर होगा तो साफ ज़ाहिर है कि मेटाबॉलिज्म भी डैमेज होगा। जब मेटाबॉलिज्म डैमेज होगा तो साफ ज़ाहिर है कि प्लांट्स की उसकी बॉडी की डेथ हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लांट्स अपने आप को क्या एडेप्शन करते हैं। फर्स्ट जो एडेप्शन है, प्लांट्स यूज एवेपोरेटिव कूलिंग एवेपोरेशन, यानी कि एवेपोरेशन एक ये सिंपल प्रोसेस है कि प्लांट्स अपने बॉडी से वाटर को रिमूव करते हैं और कूलिंग इफेक्ट करने के लिए। ये तो एक सादा हो गया। लेकिन जब गर्मी अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो अगर प्लांट्स अपने बॉडी से वाटर को रिमूव करेगा, कूलिंग इफेक्ट करेगी, तो उस कंडीशन में तो उसे खुद अपने आप को पानी की कमी हो जाएगी। उस सिचुएशन से बचने के लिए प्लांट्स क्या करेगा, वो अपना स्टोमेटा क्लोज करेगा। इन हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट्स काजेज वाटर डेफिशिएंसी, यानी कि हाई टेम्परेचर उस वक्त होगा जब प्लांट्स के पानी की भी उस वक्त जो पानी होगा रिक्वायर्ड वो भी थोड़ी मिकदार में होगा। और थोड़ी मिकदार में पानी अगर वो अपने आप को कूलिंग इफेक्ट करता रहेगा तो उससे खुद डेफिशिएंसी होगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देता है ताकि वो पानी एवेपोरेट ना हो सके और इसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। सेकेंड जो है हीट शॉक प्रोटीन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने सारा साल और बहुत हाई टेम्परेचर में रहना पड़ता है, 40 डिग्री सेल्सियस स्केल से भी अबव होता है उनका बॉडी टेम्परेचर, आउटसाइड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर। तो उन्होंने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन होते हैं जिसे हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। ये अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेंगे इंजाइम के इर्द गिर्द ताकि इंजाइम डीनेचर भी ना हो और इनका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी ना स्टॉप हो। और जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा तो प्लांट्स है वो अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। मोस्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस, यानी कि हीट शॉक प्रोटीन की वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में रह सकते हैं। कितनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं, 40 सेल्सियस स्केल। प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। दिस एंजाइम एम्बरोल द एंजाइम दिस प्रोटीन सॉरी दिस प्रोटीन एम्बरोल द एंजाइम मीन्स कि अगर ये एक एंजाइम है, इसको अगर टेम्परेचर हाई मिलेगा ये तो डीनेचर होगा। इस डीनेचुरेशन से बचने के लिए ये क्या करेगी, ये एंजाइम के गिर्द प्रोटीन बन जाएगी,
ये हीट शॉक प्रोटीन बन जाएगी। हीट शॉक प्रोटीन के अंदर जब हाई टेम्परेचर में हीट्स आएंगी या हाई टेम्परेचर आउटसाइड होगा तो इतना ही टेम्परेचर आगे इंजाइम को प्रोवाइड करेगा जितना इंजाइम को रिक्वायर्ड होगा। इससे ज़्यादा जितना भी टेम्परेचर होगा ये जो प्रोटीन होगा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये तो हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर में प्लांट्स की अडेप्शन करती है। अब लो टेम्परेचर हैं, जिस तरह कुछ प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में उन्हें ज़्यादा हाई इन्वायरमेंट्स में रहता पड़ता है, -डिग्री सेल्सियस स्केल में रहना पड़ता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो मरी वाला इलाका है या इसके अलावा बाकी बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ पे भी जो लो टेम्परेचर होते हैं उससे किस तरह प्लांट्स अपने आप को थर्मो रेगुलेट करते हैं। सबसे जो बड़ा इफेक्ट है लो टेम्परेचर का वो ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन के प्लांट्स होते हैं ना वहाँ क्रिस्टल बन जाते हैं। अब हम अपनी कॉमन एग्जांपल ले लें बर्फ़ की। अगर हम पानी रखते हैं, जब पानी को हम 4 डिग्री पे ले आते हैं टेम्परेचर, तो पानी क्या होती है, बर्फ़ बन जाती है, यानी कि वो वाटर क्रिस्टल बन जाता है। इसी तरह जो इफेक्ट होगा सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन पे होगा, लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी कि जो लिपिड्स होगा वो क्रिस्टलाइन में होगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक लिपिड से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जब लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो सेल मेम्ब्रेन जो के अंदर जो लिपिड्स होंगे वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाएगी। इट इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सल्यूट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट्स हमने ये पढ़ा फर्स्ट ईयर में कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये परमिएबल होते हैं, सेमी परमिएबल, यानी कि इसके अंदर से मटेरियल आउटसाइड द मूव होते हैं इनसाइड और इनसाइड द आउटसाइड, और सेल्स के अंदर मूव होते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे लिपिड्स की तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होगी वो तो रुक जाएगी, यानी कि जो आउटसाइड द सेल मटेरियल इनसाइड द सेल आने थे वो रुक जाएंगे क्रिस्टल्स की वजह से। एक ये इफेक्ट होगा। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। थर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो अफेक्टेड। एंड ये भी हमने पढ़ा कि जो मेम्ब्रेन्स होती है प्लांट्स की वो स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। मेन तो रोल सेल वाल करती है, लेकिन सेल वाल तो आउटसाइड वो करती है ना स्ट्रक्चर मेंटेन कर, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। जब उसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगी तो वो सेल मेम्ब्रेन भी अफेक्टेड होगी, और जब अफेक्टेड होगी सेल मेम्ब्रेन क्रिस्टलाइन की वजह से तो जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो अफेक्टेड होगा। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लांट्स क्या अडेप्शन करते हैं। फर्स्ट अडेप्शन क्या है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं और आप दोबारा पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में, और आगे से आगे भी हमें बायोलॉजी में सेकंड ईयर में भी फैटी एसिड को पढ़ना है। फैटी एसिड दो टाइप्स के होते हैं एसिड, एक होते हैं फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे लिख रहा हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सेकंड होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें आती हैं सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होती है इसमें फैट्स होते हैं, फैट्स जो कि जम जाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें ऑयल्स होते हैं, ऑयल जो कभी जमते नहीं हैं। तो ये अडेप्शन किस तरह क्रिस्टलाइन फॉर्म इनके अंदर जो जम चुके हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या अडेप्शन करते हैं कि इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि जो ये होगा अपने अंदर ऑयल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगी ये प्लांट्स अडेप्शन के नहीं। हेल्प टू मेंटेन स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब उनके अंदर ऑयल्स की कंडीशन, ऑयल की जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑयल्स की प्रोडक्शन, तो इस वजह से जो ऑयल तो जमेगा नहीं, जब जमेगा नहीं तो इस तरह उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा और प्लांट्स अपने आप को प्रिवेंट कर लेगा क्रिस्टल फॉर्मेशन से। सेकंड जो है इफेक्ट ऑन सेल वाल। सेल वाल जो प्लांट्स के मेन जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने में सेल वाल का रोल होता है। आइस क्रिस्टल ये भी लो टेम्परेचर की वजह से ये भी सेल वाल में बनते हैं, लेकिन जो सेल वाल होती है ये हार्ड होती है, इस पर इतना इफेक्ट नहीं करते क्योंकि जो मटेरियल होता है सेल वाल के थ्रू इनसाइड या आउटसाइड मूव नहीं करता बल्कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। तो सेल वाल के अंदर आइस क्रिस्टल बनने का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बनते ज़रूर हैं। आइस क्रिस्टल इन सेल वॉल ऑफ अ प्लांट बॉडी डज नॉट अफेक्टेड बॉडी, वही बात की, यानी कि प्लांट सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल बनते हैं लेकिन उसे इतना अफेक्टेड नहीं करते क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है। प्लांट सर्वाइव विदाउट मैनेज, यानी कि प्लांट्स की इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो अपने बॉडी के क्रिस्टल रिमूव करें सेल वॉल से या ना करें। थर्ड जो है इफेक्ट ऑन साइटोसोल। साइटोसोल बेसिकली साइटोप्लाज्म से मिला, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो 90% फ्लूइड होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में ब्रीफली डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के टॉपिक में, जिसमें हमने ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल पढ़ी। तो उस ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल में जो फर्स्ट ऑर्गेनेलिज वो हमने साइटोप्लाज्म में डिस्कस की थी, यानी कि जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज होती हैं।
साइटोसोल्स यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो 90% लिक्विड मटेरियल होता है वो साइटोसोल्स होता है। जब बाहरी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत लो होगा तो जो ऑर्गेनेलिज के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है 90% वो क्रिस्टलाइन की फॉर्म में हो जाएगी। जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाए तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको वो परफोरेट करेंगे। परफोरेट मीन्स कि उनको सुराख हो जाते, यानी कि अगर ये यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये अगर हम किसी कह रहे हैं ये सेल साइटोप्लाज्म है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज आती हैं। जब ये जो लिक्विड है अगर ये क्रिस्टल बन गया तो क्रिस्टल जब मूव करेगा किसी ऑर्गेनेलिज के साथ टकराएगा तो उस ऑर्गेनेलिज के अंदर सुराख कर देगा, और जब उस ऑर्गेनेलिज के अंदर सुराख करेगा तो उसकी जो होगी स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा ऑर्गेनेलिज अपना वर्क नहीं करेगी, जब ऑर्गेनेलिज अपना वर्क नहीं करेगी तो प्लांट्स की बॉडी की ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी प्लांट्स। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लांट्स की अडेप्शन करते हैं। प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रिवियस, जो आबाई यानी कि नेटिव कहते हैं, आबाई यानी कि जो सिलसिला दर नस्ल चलता है, उसमें पहला तो ओक, शाहबलूत जो आप देख भी रहे हैं, शाहबलूत, मेपल, ये शक्कर का होता है, प्लांट्स होता है जिससे शीरा वगैरह निकालता है, और जो बेरोन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ ये एज ए शुगर भी यानी कि चीनी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड रोज़, ये प्लांट्स होती है किस तरह अडोप्टेड करते हैं, bring change in solute composition which cause cytosol to supercool without formation of cytosol। यानी कि solute में कि अगर हमने पढ़ा कि हमने फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री की आई थिंक चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि जो अगर हम किसी भी मटेरियल के किसी सोल्यूशन के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, जब साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो उसका मटेरियल का जो कूलिंग इफेक्ट होगा वो बहुत लो हो जाएगा, यानी कि उसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो कूलिंग इफेक्ट करने के। इसी तरह इस प्लांट्स को अपने अडेप्टेड किस तरह करेंगी कि ये सोल्यूट के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होगी उसको बढ़ा देंगे, और जब वो बढ़ेंगी तो उसका जो कूलिंग इफेक्ट का पॉइंट होगा वो कूलिंग पॉइंट को बहुत नीचे जाएगा। जब कूलिंग पॉइंट नीचे जाएगा तो इस सिचुएशन में जो पानी उनके अंदर जो लिक्विड होगा साइटोसोल का वो ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन क्रिस्टल नहीं बन सकेगा। विच काज साइटोसोल टू सुपरकूल, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ साइटोसोल, ये लेकिन साइटोसोल नहीं बनेगी। यहाँ ये बात है, क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो प्लांट्स अपने आप को अडेप्टेड करते हैं क्या ये फ़ौरन कर लेते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि जैसे अभी गर्मी है तो इसका ये नहीं मतलब कि कल फ़ौरन सर्दी हो जाएगी। अगर हम अपने पाकिस्तान के अंदर को करें कि सर्दियाँ जो होती हैं वो तकरीबन सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। सितंबर में थोड़ी बहुत सर्दी, फिर आगे अक्टूबर में उससे ज़्यादा, फिर आगे नवंबर में उससे ज़्यादा, दिसंबर और जनवरी में मेन सर्दी होती है। यानी कि पीछे जो सर्दी का प्रोसेस है वो तकरीबन 4 माह में लगा। तो इसी तरह ये 4 माह के अंदर ये प्लांट्स को एक अपने आप को अडेप्टेड करने का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह प्लांट्स जो होगा विद द टाइम के साथ साथ अडेप्टेड करेंगे और अपने आप को चेंजिंग लेंगे। अगर हम कहें कि गर्मी का कोई पौधा है उसे उठाकर हम फ्रीज़र में रख दें तो उसका इसका ये नहीं मतलब कि उसका अपने आप को अडेप्टेड कर लेगा, नहीं, वो बल्कि उसको अंदर अचानक पता ही नहीं चलेगा, वो अपने आप को अडेप्टेड कर ही नहीं सकेगा। इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं ये अगर हम कोई ठंडे इलाके वाला पौधा लेकर यहाँ अभी किसी अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में लगा दें तो इसका ये नहीं मकसद को अपने आप को मॉडरेट कर लेगा, बल्कि वो डीनेचर हो जाएगा, उसके एंजाइम वर्क नहीं कर गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 अपने आप को प्लांट्स अडेप्टेड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स हमने डिस्कस किया, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना उसमें हमने थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।